नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे सेशन ट्रायल। चैप्टर 18 है। 225 से 237 तक ये प्रोविज़न है सीआरपीसी में। तो हम समय ज़्यादा न लेते हुए फटाफट डिस्कस करते हैं। सेशन ट्रायल बहुत इजी है, क्योंकि प्रोसीजर है, इसलिए एक बार स्टार्ट होता है तो लास्ट तक एंड करना ही पड़ेगा आपको, और वो आपके माइंड में एक बार बैठ जाएगा तो फटाफट आपको याद हो जाएगा। सेशन ट्रायल में जो मामले चलते हैं वो मामले दो तरह से चलते हैं, और वो दो डिफरेंट मैटर आते हैं। पहला तो वो मामला होता है जो कि मजिस्ट्रेट को लगता है कि मामला सेशन ट्रायबल है एज पर द शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द सीआरपीसी, तो वो 209 के तहत मामला सेशन कोर्ट को कमिट कर देता है। सेकेंड मैटर वो है जहां पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंप्लेन फाइल करता है 199 सब क्लॉज 2 के तहत, तो वो मामले भी सेशन ट्रायल में चलते हैं। तो ये दोनों मामले की प्रोसीजर थोड़े से डिफरेंट है, फिर भी लगभग समान ही है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें कंप्लेंट वाले मामले में हमें देखने को मिलेगी, तो उसे भी हम डिस्कस करेंगे। तो फटाफट हम देखते हैं। पहले तो सबसे पहला अगर हम देखें, मैटर कमिटेड बाय मजिस्ट्रेट टू सेशन कोर्ट अंडर सेक्शन 209। मैं बताना चाहूँगा कि हालांकि दो तरह के मामले कोर्ट में चलते हैं, लेकिन एज पर दी 225 दोनों मामले में ट्रायल को पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही लीड करेगा, चाहे वो 209 के तहत मजिस्ट्रेट ने कमिट किया हो या 199 के तहत कंप्लेंट फाइल किया गया हो। तो दोनों की तरफ से दोनों वाले मामले में पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही मैटर को लीड करेगा, लेकिन एक्यूज्ड जहाँ पर है, जहाँ पे 199 के तहत मामला गया है या 209 के तहत कमिट किया गया है, अगर कोई कंप्लेनेंट है, विक्टिम है, तो वो अपना पर्सनल लॉयर अपॉइंट कर सकता है, लेकिन वह पब्लिक प्रोसिक्यूटर के कंट्रोल में ही रहेगा और लास्ट में वो मामले में अपना कंक्लूजन दे सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। प्रोसीडिंग को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, प्रोसीडिंग बिफोर फ्रेमिंग द चार्ज 226, 227 एंड 228, एंड प्रोसीडिंग आफ्टर फ्रेमिंग द चार्ज 229 एंड 230। उसके बाद प्रोविजंस और आगे भी हैं, प्रोसिक्यूशन विटनेस, डिफेंस विटनेस, एक्विटल और कन्विक्शन, आर्ग्यूमेंट ऑन पनिशमेंट एंड प्रीवियस कन्विक्शन। तो इसको हम देखेंगे। तो यदि हम पहले देखें कि प्रोसीडिंग बिफोर फ्रेमिंग द चार्ज 226, 227 एंड 228 में, तो जहां मामला 209 के तहत सेशन कोर्ट को मजिस्ट्रेट कोर्ट कमिट करता है, प्रोसीडिंग तभी से स्टार्ट हो जाती है सेशन ट्रायल की। मामला जैसे उसके पास आ गया, अब वो प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई। तो या तो एक्यूज जेल में होगा या तो बेल पर होगा। अगर बेल पर होगा तो सेशन कोर्ट अपने सामने अपीयर होने के लिए फिर समन इशू करेगा, और यदि वो जेल में है तब वो समन जाएगा सुपरिटेंडेंट ऑफ दी जेल को कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर एक्यूज को ले आना है, और वो सेशन कोर्ट में हाजिर होगा। उसके बाद जो है 226 के अकॉर्डिंगली जब एक्यूज न्यायालय में आ जाता है, या तो खुद अपीयर होगा जब जेल बेल पर है तो, और यदि जेल में है तो उसे लाया जाएगा जेलर के द्वारा जो है। तब जब वो आ गया, तब पब्लिक प्रोसिक्यूटर मामले को स्टार्ट करेगा और पूरा सब्सटेंस ऑफ द केस कोर्ट को बताएगा कि एक्यूज पर क्या क्या चार्ज लगे हुए हैं, और उसे वो प्रूफ करने के लिए कौन कौन से एविडेंस वो पेश करेगा। उसके बाद जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का स्टेटमेंट सुनने के बाद, उसके बाद कोर्ट एक्यूज को भी सुनेगी, उसका क्लैरिफिकेशन भी लेगी, उसका स्पष्टीकरण भी लेगी, और जो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पर हैं उसे भी वो देखेगी। तो यानी पुलिस रिपोर्ट होगा 173 सब क्लॉज 2 के तहत, जिसमें 161 के स्टेटमेंट होंगे या 164 के स्टेटमेंट होंगे, कन्फेशन या एडमिशन जो भी होगा, वहाँ पर कोई मेडिकल रिपोर्ट होगी। तो ये सब चीज़ों को देखने के बाद यदि लगता है कि एक्यूज्ड के विरुद्ध जो है सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, तब वो एक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर देगा, और डिस्चार्ज करने के बाद उस रीजन को रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद बट यदि सभी को कन्सिडर करने के बाद उसे लगता है कि नहीं एक्यूज ने अपराध तो किया है, लग रहा कि अपराध किया है, तब वो आगे की प्रोसीडिंग स्टार्ट करेगा। और वो आगे की प्रोसीडिंग इस बात पे डिपेंड करेगी कि वो मामला क्या बन रहा है, कैसा लग रहा है, सब देखने के बाद। तो 228
के अनुसार लगता है यदि कोर्ट ऑफ सेशन को कि मामला ऐसा लग रहा है कि ये सेशन ट्रायबल नहीं है, तो मामला दोबारा फिर मजिस्ट्रेट को भेज देगा और मजिस्ट्रेट उसमें उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रोसीडिंग चैप्टर 19 के अकॉर्डिंगली स्टार्ट करेगा। बट उसको लगता है कि नहीं मामला जो है उसी के द्वारा ट्रायल होना चाहिए, तब वो मामले में आगे पब्लिक प्रोसिक्यूशन से कहेगा कि आपके पास जो विटनेस है उस विटनेस की लिस्ट आप सबमिट करिए और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर कार्रवाई होगी। तो इसका मतलब है कि अब वो चार्ज फ्रेम करेगा। तो जब वो चार्ज फ्रेम करेगा तो 229 और 230 के प्रोसीडिंग अब स्टार्ट होंगे, जब उसे लगता है कि हाँ नहीं मामला एक्यूज के खिलाफ बनता दिख रहा है और इस सेशन ट्रायबल मैटर है, तब वो चार्ज फ्रेम करेगा और चार्ज फ्रेम करने के बाद उसे एक्यूज को पढ़कर सुनाएगा और समझाएगा उसे और उसे पूछेगा कि क्या वो गिल्टी प्लीड करता है या प्लीड नहीं करता है। यदि एक्यूज ने 229 के तहत गिल्टी प्लीड कर लिया है तो उसी के गिल्टी प्लीड के आधार पर सेशन कोर्ट उसे पनिश कर सकता है। बट अगर लगता है सेशन कोर्ट को कि नहीं ये बातों को नहीं समझ रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये समझ नहीं रहा है, केवल इसी के गिल्टी प्लीड के आधार पर हम इसको पनिश कर देंगे तो इनजस्टिस होगी, या एक्यूज गिल्टी प्लीड नहीं करता है, तब जो है प्रोसीडिंग आगे की तरफ स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद जो है पब्लिक प्रोसिक्यूशन के जो विटनेस लिस्ट सबमिट किए रहेंगे उसको जो है समन उस दिन इशू हो जाएगा। उस दिन और कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होगी। चार्ज फ्रेम होने के बाद बस गिल्टी प्लीड करेगा या इनकार करेगा, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंगली जो है पब्लिक प्रोसिक्यूशन अपना विटनेस लिस्ट देगा और उसकी फीस वगैरह जो होगी जमा करेगा और उसके अकॉर्डिंगली जो है इशू करेगा समन सभी विटनेस को। तो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग लग जाएगी और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर जितने प्रोसिक्यूशन विटनेस हैं उनको हाजिर होने के लिए समन इशू हो जाएगा। 231 में जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है उसमें सेशन कोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन के विटनेस को लेगा, जो प्रोसिक्यूशन अपने सपोर्ट में विटनेस अपीयर करना चाह रहा है, जो डॉक्यूमेंट देना चाह रहा है, उन सबको जो है वो लेगा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि पब्लिक प्रोसिक्यूशन जब अपने विटनेस को प्रोड्यूस करेगा तो उसका वो मेन एग्जामिनेशन करेगा, उसके तुरंत बाद डिफेंस लॉयर उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है। लेकिन यदि कोर्ट सही समझता है कि नहीं कुछ चीज़ें हैं ऐसी, तो वो किसी भी विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करने से रोक सकता है और कह सकता है कि किसी अदर को जब तक आप एग्जामिन नहीं कर लेते हैं तब तक आप इसको क्रॉस एग्जामिन नहीं करेंगे। क्योंकि हमें पता है कि कुछ चीज़ों को साबित करने से पहले कुछ अन्य चीज़ों को भी साबित करने की बात कही गई है। जैसे कि हम बात करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर्सन का डाइंग डिक्लेरेशन प्रूफ करने का प्रयास करता है तो पहले उसे प्रूफ करना पड़ेगा कि वो मर गया है, तभी वो कर पाएगा। तो ये वही चीज़ें हैं, अगर एक व्यक्ति को एग्जामिन करने का प्रयास डिफेंस लॉयर कर रहा है क्रॉस एग्जामिन का, तो कोर्ट रोक सकती है कि नहीं पहले आप किसी और का एग्जामिनेशन हो जाने दो फिर इसको आप क्रॉस एग्जामिन करना। बट उसका राइट तो है क्रॉस एग्जामिनेशन का। और उसके बाद जो है जब वो क्रॉस एग्जामिनेशन करता है उसमें कोई एडिशनल अगर मैटर उठाया गया है तब उसी का री एग्जामिनेशन पब्लिक प्रोसिक्यूटर कर सकता है। जैसे हम बता रहे हैं कि अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने एक विटनेस प्रोड्यूस किया जो अपने फेवर में था, उसके फेवर में था, तो उसने आकर के गवाही दी। जब वो क्रॉस एग्जामिन होने लगा तब वो विटनेस मुकर गया, फिर अब वो हॉस्टाइल हो गया, अब उस बात करने लगा डिफेंस लॉयर की साइड से, तो अब कुछ नई बातें अब आ गई हैं तो अब उसका री एग्जामिनेशन पब्लिक प्रोसिक्यूटर दोबारा कर सकता है। उसके बाद 232 में जब हम आते हैं प्रोविजन 232 में, तो पब्लिक प्रोसिक्यूशन के जितने विटनेसेस हैं उनको लेने के बाद, जितने डॉक्यूमेंट हैं उसको देखने के बाद, यदि कोर्ट को लगता है कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इट इज़ नॉट प्रूव्ड दैट द एक्यूज्ड इज गिल्टी, तब वो एक्यूज्ड को एक्विट कर देगा, दोष मुक्त कर देगा। लेकिन 233 में कहा गया है कि यदि न्यायालय का विचार है, इट अपीयर्स टू द कोर्ट, नहीं एक्यूज्ड के बियॉन्ड रीजनेबल गिल्ट साबित हो गए हैं, तब वो एक्यूज से कहेगा कि अपना डिफेंस स्टार्ट करो और अपने समर्थन में, अपने फेवर में जो भी विटनेसेस लाना चाहते हो उसकी लिस्ट सबमिट करो, जो डॉक्यूमेंट देना चाहते हो वो सब पेश करो। तो डिफेंस लॉयर विटनेसेस की लिस्ट सबमिट करेगा, उन विटनेसेस को समन जाएगा और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर उन विटनेसेस को बुला करके एग्जामिन किया जाएगा।
तो 234 की बात है, जब कहा गया है कि डिफेंस लॉयर के सभी विटनेसेस आते जाएंगे और उनको एग्जामिन होते जाएंगे, और उनको एग्जामिन करने के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर अब मामले को कंक्लूड करेगा, और उसके बाद यदि जो एक्यूज्ड है, जो डिफेंस लॉयर है, वो उसका उत्तर देगा कि नहीं ये चीज़ें ऐसी नहीं है वैसी, यानी कि वो भी अपने बिहाफ पे कंक्लूड करेगा। तो दोनों पार्टी अपने अपने बिहाफ पे कंक्लूड करेंगे। यदि डिफेंस लॉयर जो है कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ उठाता है तो उसको भी सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। तो जब क्वेश्चन ऑफ लॉ उठाया जाएगा तो सेशन कोर्ट ये देखेगा कि क्या ये मामला पहले से डिसाइड है हाई कोर्ट के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, या नहीं डिसाइड है। यदि मामला डिसाइड नहीं है और उसको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन ऑफ लॉ रीजनेबल है, कोई लॉ पॉइंट जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, तब वो रेफरेंस करेगा। हमने पढ़ा था रेफरेंस में कि 395 में, तो मैटर को 395 में हाई कोर्ट को रिफर कर देगा। फिर हाई कोर्ट से जब मामला आएगा तो उसके अकॉर्डिंगली मामले को सॉल्व करने का प्रयास वो करेगा। उसके बाद जो है 235 में जब आर्गूमेंट हो जाता है और लॉ के प्रश्न डिसाइड हो जाते हैं, तब सेशन कोर्ट अपना जजमेंट देगा, और जजमेंट देने के बाद वो ये बताएगा कि ये गिल्टी फाउंड हुआ है या गिल्टी फाउंड नहीं हुआ है। अभी अमाउंट ऑफ पनिशमेंट नहीं बताएगा, केवल ये डिसीजन देगा कि हाँ वास्तव में ये गिल्टी फाउंड हुआ है या नहीं हुआ है। अब उसके बाद वो देखेगा कि क्या प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि हो रहा है तो उसे प्रोबेशन पे छोड़ देगा, यदि नहीं हो रहा है तब अब अमाउंट ऑफ पनिशमेंट पे दोनों पार्टी को सुनेगा। दोनों पार्टी को अमाउंट ऑफ पनिशमेंट सुनने के बाद उसके अनुसार अब वो पनिशमेंट अमाउंट अनाउंस करेगा। लेकिन उसके बाद जब पनिशमेंट अनाउंस करता है उसी समय पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक और बातें बोल सकता है कि ये प्रीवियस कन्विक्शन इसका हुआ था। तो यदि प्रीवियस कन्विक्शन उसका हुआ था तो इसका मतलब है कि अब उसको इन्हांस पनिशमेंट दिया जाएगा। तो 236 में प्रीवियस पनिशमेंट कन्विक्शन की बात कही गई है, वहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर यदि प्रूफ कर देता है तब उसको अब इन्हांस पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन यदि कोई प्रीवियस कन्विक्शन यदि कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, यानी आर्गूमेंट दोनों पार्टी के आर्गूमेंट सुनने के बाद यदि कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि ये दोषी नहीं है, इसको पनिशमेंट नहीं मिलेगा, ये एक्विट करने लायक है, तब वहाँ पर प्रीवियस कन्विक्शन की बात नहीं आएगी। प्रीवियस कन्विक्शन तभी प्रूफ किया जाएगा जब एक्यूज्ड गिल्टी दोषी हो चुका हो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो इसके बाद अगर दोनों पार्टी को सुनने के बाद लगता है कि नहीं ये दोषी नहीं है, तब तो उसे एक्विट कर देगा। यदि लगता है कि दोषी है तब अमाउंट ऑफ पनिशमेंट पे सुनेगा और उसी समय प्रीवियस कन्विक्शन की बात भी जो है आएगी। तो अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आते हैं, तो हमारा जो सेकेंड मैटर है, 2 टाइप ऑफ मैटर में हमने सेकेंड बताया था कि कंप्लेंट फाइल्ड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर सेक्शन 199 सब क्लॉज 2। तो केवल यही एक मैटर है जो सीधे सेशन कोर्ट में जाएगा और सेशन कोर्ट वहीं कॉग्निजेंस उसका लेगा, अदरवाइज कोर्ट ऑफ सेशन को कॉग्निजेंस लेने से मना कर दिया गया है। तो अब जब इस मामले में कंप्लेंट फाइल हुई है तो सेशन कोर्ट प्रोसीडिंग कौन सी अडॉप्ट करेगा, क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं सेशन ट्रायल में चैप्टर 18 पढ़ रहे हैं हम, लेकिन जहाँ पे कंप्लेंट फाइल हुआ है तब वो मजिस्ट्रेट ट्रायल अडॉप्ट करेगा। कहा गया है कि इस वाले मैटर में ट्रायल प्रोसीडिंग वही होगी जो मजिस्ट्रेट वारंट मामले में अडॉप्ट करता है, नॉट समन मामले में, क्योंकि मजिस्ट्रेट ट्रायल दो हैं हमारे पास, एक वारंट ट्रायल है चैप्टर 19 और चैप्टर 20 है समन ट्रायल। तो जो वारंट ट्रायल में प्रोसीडिंग अडॉप्ट करता है मजिस्ट्रेट, उसी प्रोसीडिंग को अब सेशन कोर्ट अडॉप्ट करेगा, वेयर द कंप्लेंट इज फाइल्ड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन द मैटर ऑफ 199 सब क्लॉज 2। ये वो मामले हैं जहां पर डेफेमेशन हुआ है हायर अथॉरिटीज का, प्रेसिडेंट, गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी, कैबिनेट मिनिस्टर्स, उनके जब डिफेमेशन हुए हैं तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर सीधे कोर्ट ऑफ सेशन में कंप्लेंट फाइल करेगा और सेशन कोर्ट उसका कॉग्निजेंस लेगा। तो अब मजिस्ट्रेट ट्रायल
यहाँ पे अडॉप्ट किया जाएगा वारंट मामले वाला। तो जिस व्यक्ति के अगेंस्ट में ऑफेंस किया गया है उसे एज विटनेस के रूप में उसका एग्जामिन करना आवश्यक होगा। अगर लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको एग्जामिन करने की आवश्यकता नहीं है, कोर्ट चाहेगी तो उनको एग्जेम्प्ट कर देगी कि वो विक्टिम हैं, उनको एग्जामिन न किया जाए। जैसे प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट का डेफिमेशन हुआ है तो उनको तो एग्जामिन नहीं किया जाएगा। तो इसलिए कोर्ट जो है किसी कारणवश उनको एग्जामिन नहीं करेगी, अदरवाइज तो उनको एग्जामिन किया जाएगा। फिर यदि कोई पार्टी चाहे या फिर कोर्ट खुद यदि उचित समझे तो वो पूरी प्रोसीडिंग जो है बंद कैमरा में होगी, क्लोज इन कैमरा में होगी, ओपन कोर्ट में नहीं होगी। उसके बाद यदि प्रूफ होने के बाद एक्यूज्ड डिस्चार्ज हो जाता है या एक्विट हो जाता है और कोर्ट की राय में लगता है कि नहीं, जो इस पर एलिगेशन लगाए गए थे एक्यूज पर डिफेमेशन करने के लिए वो सही नहीं है, कोई रीजनेबल कॉज नहीं दिख रहा है, तब उसे वो कंपनसेशन दिया जाएगा। और वो कंपनसेशन विक्टिम से कहेगा कि विक्टिम आप जो है उसको कंपनसेशन दो। लेकिन 4 लोगों के खिलाफ कोर्ट ऐसा ऑर्डर नहीं करेगी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर। तो इन 4 लोगों के डिफेमेशन का केस सेशन कोर्ट में चला था। सेशन कोर्ट को लगा कि एलिगेशन गलत लगाया गया है, एक्यूज ने कोई भी डिफेमेशन नहीं किया है, उसको एक्विट कर देगा या उसको डिस्चार्ज कर देगा और कंपनसेशन के रूप में 1000 रुपीज़ उसे दिलाएगा, किससे दिलाएगा, जिसने एलिगेशन लगाया था। लेकिन अगर वो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, तब उसको जो है फाइन देने के लिए ऑर्डर नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो जहां एक से अधिक एक्यूज्ड है तो हर एक एक्यूज्ड को 1000 रुपये दिलाने का आदेश दे सकता है। उसके बाद यदि किसी व्यक्ति को कंपनसेशन देने का ऑर्डर दिया गया है तो भी उस पर इस मामले में एक्यूज्ड चाहे तो सिविल प्रोसीडिंग कर सकता है, क्योंकि बात तो डिफेमेशन की है। अब तो डिफेमेशन उल्टा एक्यूज्ड का हो गया है, क्योंकि फर्जी आपने क्लेम किया था तो उसे सिविल प्रोसीडिंग, सिविल कोर्ट में जाने के भी राइट एक्यूज्ड के पास रहेंगे यदि एलिगेशन झूठा लगाया गया था तो। और जिस व्यक्ति को तो वहाँ पे जब सिविल कोर्ट में जाएगा और सिविल कोर्ट में पाया जाता है कि हाँ एलिगेशन जो है दिस इज द मालिशियस प्रोसिक्यूशन, तब सिविल कोर्ट भी कंपनसेशन देगा। लेकिन सिविल कोर्ट कंपनसेशन देने से पहले ये ध्यान देगा कि क्रिमिनल कोर्ट ने कितना दे चुके हैं, उतना काट करके बाकी कंपनसेशन सिविल कोर्ट दिलाएगा। उसके बाद अगर कंपनसेशन देने का ऑर्डर सिविल कोर्ट ने या क्रिमिनल कोर्ट ने दे दिया है तो यहाँ पर अपील करने के राइट विक्टिम के पास हैं, जिसके आधार पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कंप्लेंट फाइल किया था। तो मान लो कोई मिनिस्टर है, उसका डिफेमेशन हो गया, किसी व्यक्ति ने कर दिया है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंप्लेंट फाइल कर दिया, लेकिन कोर्ट ने पाया कि नहीं मिनिस्टर के जो है डिफेमेशन नहीं हुए हैं, व्यक्ति इनोसेंट है, उसने उस व्यक्ति को इनोसेंट करके जो है डिस्चार्ज कर दिया या डिक्विट कर दिया और मंत्री से कहा कि भैया आप 1000 रुपये उसको कंपनसेट करो। तो अब वो मिनिस्टर्स हाई कोर्ट में अपील में जा सकते हैं, उनके पास यहाँ पे अपील करने के राइट दिए गए हैं। उसके बाद जहाँ एक्यूज्ड को कंपनसेशन देने के ऑर्डर दिए गए हैं तो उसका एग्जीक्यूशन तब तक नहीं होगा जब तक कि वो अपील पेंडिंग है। जब तक मिनिस्टर साहब ने अपील हाई कोर्ट में कर रखी है, जब तक वो अपील पेंडिंग है तब तक उसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा। तो जब अपील डिस्पोज ऑफ हो जाए या अपील ग्रांट हो जाए उसके बाद ही उसका एग्जीक्यूशन किया जाएगा। तो इसके साथ ही हमारा सेशन ट्रायल समाप्त हो गया है। चीज़ें बहुत सिंपल सी हैं, बस आपको मेरी बातें बस माइंड में बैठा लेनी है पॉइंट टू पॉइंट। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ।